हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जो कि था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको ख़त्म कर दिया है। और आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है बच्चों? तो जिसने भी पहले उन लेक्चर्स को नहीं देखा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ जाकर एक बार उन लेक्चर्स को देखिए, जिनसे आपको बिजनेस का एक बेसिक्स पता लगेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, जिससे कि आपको ये वाला चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, क्या होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? आओ पढ़ो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, जो कि एक बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। यानी कि एक वो एंटिटी, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करती है, उसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज होगा बच्चों। यहाँ थोड़ी गलती होगी, 2 की बजाय 3 कैटेगरीज होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक सेकेंड, 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला क्या है बच्चों? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। पहला क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। क्या होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज? यानी कि सर, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कौन ओन करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करेंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करेंगे। अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हो, अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा हो, तो मैंने बताया था एक इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक होते हैं बच्चों नॉन गवर्नमेंट, और एक होते हैं बच्चों गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। ठीक है? तो जो नॉन गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों प्राइवेट सेक्टर। इन्हीं को बोला जाता है बच्चों क्या? प्राइवेट सेक्टर। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो उसी के बेसिस पर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस जो कि ओन करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कि इस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। गवर्नमेंट कहीं पर भी किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड, OCM, ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सर सेकंड क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब आ गया पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट। यानी कि क्या आ गया बेटा इसमें? गवर्नमेंट आ गया। तो यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, C फॉर कंट्रोल एंड M फॉर मैनेज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अपनी क्या बोलते हैं 10th क्लास तक की सिविक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है? हमारे में स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट चलती हैं और सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट चलती है। तो यानी कि जिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज जो कि OCM यानी कि ओन, कंट्रोल और मैनेज करेगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। या तो सेंट्रल कर सकती है या स्टेट करेगी, या दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। क्लियर है? इज नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थर्ड है बच्चों ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या होता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस? जहां पर कि किसी एंटरप्राइज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन, कंट्रोल और मैनेज, OCM, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज कौन करेगा? सर दोनों, ज्वाइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट। यानी कि जहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन, कंट्रोल और मैनेज करेंगी, उन्हें बोलते हैं क्या? ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। उन्हें बोलते हैं बच्चों क्या? ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अगर हम लोग देखें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करती है, वो बॉडी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करो, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। 3 कैटेगरी की होती हैं। पहली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जहां पर कि प्राइवेट इंडिविजुअल ओन, कंट्रोल, मैनेज करेंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जहां पर कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर ओन, कंट्रोल और मैनेज करेंगे। थर्ड क्या होता है? ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें कि बच्चों गवर्नमेंट साथ मिलकर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ओन, कंट्रोल और मैनेज करेगी। क्लियर है? तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन 3 तरीके की होती हैं। अब आके देखिए बच्चों, आज जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो पहला वाला प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसके कितनी तरह के फॉर्म होते हैं, इसके कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। तो एक बार देखिए, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इनमें से कोई भी फॉर्म को अडॉप्ट कर बिजनेस कर सकती है।
ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म होती है? पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में भी स्टार्ट कर सकते हो। आप जॉइंट हिंदू फैमिली भी हो सकता है वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। यानी कि ये सारे बिजनेस क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स हैं, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा, ना ही ओनरशिप की फॉर्म में, ना ही मैनेजमेंट और कंट्रोल की फॉर्म में। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या होता है सोल प्रोप्राइटर। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? बच्चों देखो, सोल का मतलब होता है बच्चों, सोल का मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है बच्चों ओनर। तो क्या निकल कर आया इससे सर निकल कर आया क्या? सिंगल ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? सिंगल ओनर। वो बिजनेस जिसको कि कौन ओन करेगा, कौन चलाएगा? एक सिंगल पर्सन, सिंगल ओनर, यानी कि जिस बिजनेस का मालिक खाली एक होगा उसे बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। बात आई समझ में? जहां पर कि ओनर कौन होगा? सिंगल ओनर। तो आओ देखो, अब बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, वही ओसीएम, ओन कंट्रोल मैनेज या ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। यहां पर कि सर ओसीएम कौन करेगा, ओन कंट्रोल मैनेज कौन करेगा? सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है या फिर नहीं है? यानी कि जहां पर ओसीएम, ओन कंट्रोल एंड मैनेज एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है, सिंगल पर्सन कर रहा है, ओन भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, उसे मैनेज भी कर रहा है, उसे बोलेंगे बच्चों क्या? सोल प्रोप्राइटर। अगर हम इसे डेफिनेशन की बात करें, जो कि किसने दी है? जेएल हैंसन ने दी है। तो उन्होंने क्या बोला सोल ट्रेडर के लिए? तो सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सोल ट्रेडर वो बिजनेस होता है जहां पर कि एक पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल होगा। वन पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल, यानी कि एक पर्सन अकेला, सोलली मतलब अकेला रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, यानी कि अगर बिजनेस के अंदर देखो बिजनेस चलाना है तो आपको कैपिटल तो लेकर आनी पड़ेगी। आप बिना कैपिटल लाए बिजनेस चला नहीं सकते। तो अगर कैपिटल चाहिए तो भी एक पर्सन ही अकेला जिम्मेदार होगा, वही कैपिटल लेकर आएगा, वही अकेला रिस्क लेगा और वही बिजनेस को मैनेज भी करेगा। क्लियर है? तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं बेटा, जब भी कोई ऐसे इंसान की डेफिनेशन आती है ना, कोई ऑथर डेफिनेशन लिखता है, तो उन डेफिनेशंस को एज इट इज याद करा जाता है, एज इट इज रटा जाता है, वर्ड बाय वर्ड रटा जाएगा। आप देखो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इस मीनिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस वाली जो डेफिनेशन है उसके साथ छेड़खानी मत करना। इसे आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी और एज इट इज ही लिख कर आना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पहला क्या? सिंगल ओनर। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो सिंगल ओनरशिप, यानी कि मेन जो फीचर है ना उसका, वो सिंगल ओनरशिप ही तो है, उसके नाम में ही छुपा हुआ सिंगल ओनर। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब सिंगल ओनरशिप बिजनेस, एक ही ओनर होगा। आओ देखो, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन हेल्थ, वेल्थ और बोरोड फंड्स। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? यानी कि वो बिजनेस जो कि सिंगल इंडिविजुअल ओन करेगा, जितना भी कैपिटल लेकर आएगा वो अपनी खुद की वेल्थ से लेकर आएगा, वो अपनी खुद की कमाई से लेकर आएगा या किसी से मांग कर लेकर आएगा। कोई और इंसान उस बिजनेस में ओनरशिप नहीं गेन करेगा। क्लियर है? सेकंड है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर देखो, क्योंकि सिंगल पर्सन चलाएगा बिजनेस को, तो इस ऐसे बिजनेस को ना स्टार्ट करना भी बहुत आसान होता है और क्लोज करना भी बहुत आसान होता है। बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, मिनिमल, बहुत ही कम से कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सर आपका मन है ना, आप जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। क्लियर बात है या नहीं है? आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से कुछ लॉज होते हैं, जीएसटी, अगर आपको बस अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा,
ठीक है ना, मतलब आपको रोका नहीं जाएगा, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि बिजनेस स्टार्ट करूँ ना करूँ, ना 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 ना। सोल प्रोप्राइटर की सबसे खास बात ये होती है, आपके दिमाग में आया बिजनेस चालू करना है, आप उसी मूवमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है उस चीज़ में, और ऐसे आप बंद भी कर सकते हो। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस बिजनेस। सर इस बिजनेस को गवर्न करने वाला कोई सेपरेट लॉ नहीं है। अभी आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट उसके लिए अलग से गिवन है, आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ोगे तो हिंदू लॉ उसके लिए अलग से गिवन है, ठीक है। आप कंपनी पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट उसके लिए अलग से गिवन है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके लिए अलग से गिवन है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ अलग से नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसको आप जब मन चाहे तब स्टार्ट कर सकते हो, जब मन चाहे तब आप खत्म कर सकते हो। थर्ड है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। देखो बच्चों, मान के चलो एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर डेट आ गया, कर्जा आ गया, डेट आ गया, क्लियर है। अब डेट को चुकाने के ना दो तरीके हैं। अगर असेट ऑफ बिजनेस यूज करा जाए, यानी कि बिजनेस के असेट बेचकर डेट को चुका दिया, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर, और ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर कर्जे को चुकाया गया। यानी कि एक कर्जे को दो तरीके से चुकाया जा सकता है, या तो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी को आप बेच दो, या तो भाई आप लोग बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेच दो, या फिर अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी कम पड़ रही है तो आप ओनर की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, क्लियर है। अब आइए जरा देखिए ध्यान से। सर जहां पर जिस पॉइंट पर मैं कहता हूं मैंने असेट डेट चुकाया गया, जो मेरा डेट था उसको सेट ऑफ करा गया बिजनेस के असेट से, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं, तो इस केस को मैं क्या बोलूँगा, इस केस को मैं बोलूँगा लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलूँगा इसको मैं, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि जो ओनर की लायबिलिटी थी, जो ओनर की लायबिलिटी थी वो कहाँ तक थी, वो खाली उस अमाउंट तक थी जितना उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा, लिमिटेड थी, लिमिट थी। क्या लिमिट थी, क्या लिमिट थी सर, कैपिटल लिमिट थी, क्लियर है बच्चों। क्या लिमिट थी बच्चों, कैपिटल लिमिट थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जहां पर असेट ऑफ द बिजनेस, अगर मान के चलो मुझे डेट चुकाना है, ये वाला डेट मेरे को चुकाना है, तो मैं असेट ऑफ द बिजनेस को भी यूज करूंगा, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज करूंगा, तो ये बन गई बच्चों क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बन गई बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है या फिर नहीं है। यानी कि अनलिमिटेड क्यों हुई, क्योंकि सर जहां पर ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी आ गई ना, जहां पर ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी आ गई, तो यानी कि फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। ओनर को अगर कर्जा चुकाना है तो वो कहीं से भी लाएगा, वो पर्सनली लायबिल है। ओनर की प्रॉपर्टी का मतलब ओनर पर्सनली लायबिल है कर्जे को चुकाने के लिए, ओनर कहीं से भी पैसा लाएगा, वो लाएगा और कर्जे को चुकाएगा, क्लियर है। आओ देखते हैं यहाँ पर लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पर होगी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द प्रोप्राइटर, द ओनर इज पर्सनली लायबिल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस। सर वो पर्सनली लायबिल है बिजनेस के डेट के लिए। अगर बिजनेस पर कर्जा हुआ तो बिजनेस के असेट के साथ साथ ओनर के भी पर्सनल असेट बिक सकते हैं, वो पर्सनली लायबिल है, क्लियर बात है या नहीं है। द प्रोप्राइटर मेड हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, क्लियर है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी आई अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में, तो वो लायबिलिटी बिजनेस के साथ साथ ओनर की भी मानी जाएगी, ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर वो बिजनेस का कर्जा चुकाया जाएगा, क्लियर है। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ है बच्चों इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। क्योंकि देखो बच्चा, ओनर एक है, कंट्रोलर एक है, मैनेजर एक है, वही सिंगल ओनर है जो कि मैनेज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। अभी मैंने पीछे डेफिनेशन में पढ़ाया था कि रिस्क भी वही ले रहा है, तो बच्चों जो रिस्क भी वही ले रहा है, जब रिस्क भी एक अकेला पर्सन ले रहा है तो प्रॉफिट भी अकेला पर्सन ही लेगा। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बॉर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल। पूरा रिस्क कौन लेगा, सिंगल इंडिविजुअल। देयरफॉर सोल बेनिफिशियरी, अकेला फायदा उठाने वाला भी क्या होगा,
एक इंडिविजुअल ही होगा, वही इंडिविजुअल ही होगा। यानी कि एक पर्सन है आदित्य, अगर आदित्य बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो अकेला बिजनेस को ओन भी करेगा, वो अकेला बिजनेस को कंट्रोल भी करेगा, मैनेज भी करेगा, वो सारे काम बिजनेस के अकेले ही करेगा। ठीक है, उसकी लायबिलिटी भी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अगर कोई बिजनेस के ऊपर कोई डेट आ गया, कोई भी एक उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गई, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उस डेट को चुकाना पड़ेगा। अब आदित्य जब सारे काम अकेले कर रहा है, जब वो रिस्क अकेला ले रहा है, तो फायदा भी आदित्य को अकेला ही मिलेगा। यानी कि जब प्रॉफिट का नंबर आएगा ना, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी आदित्य ही लेकर जाएगा, उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्या है बच्चों, वन मैन कंट्रोल, अभी पढ़ाया था। क्योंकि सोल ओनर है तो सोल कंट्रोल होगा, यानी कि उसका फुल कंट्रोल ओवर इट, उसका बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के ऊपर जो चलेगी ना, वो उस सिंगल ओनर की ही चलेगी, कोई और आकर नहीं चलाएगा। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है ना, यानी कि बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, वो खाली एक पर्सन के हाथ में होगा और वही मैनेज करेगा। क्लियर है बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट को, यानी कि 6, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो कानून की निगाह में अभी तक हो सकता है आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा हो एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें अकाउंट्स ये मानता है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। अकाउंटिंग हमेशा इस पर्सपेक्टिव के साथ करी जाएगी, बट लॉ कुछ केसेस में ऐसा मानेगा, कुछ केसेस में ऐसा नहीं मानेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लॉ ऐसा नहीं मानता कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। लॉ कहता है भैया बिजनेस और ओनर एक ही हैं। बात को समझ के देखना, आप इस पॉइंट को समझिए। लॉ बोलता है कि मेरी निगाह में एक सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों एक ही हैं। अगर बिजनेस ने फ्रॉड करा हुआ तो सोल प्रोप्राइटर ने फ्रॉड करा है। अगर बिजनेस के नाम से फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर ने फ्रॉड करा है। अगर बिजनेस किसी डील में एंटर करा है, इसका मतलब वो सोल प्रोप्राइटर एंटर करा है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्लियर है, ऐसा लॉ बोलता है। तो यानी कि कोई सेपरेट लीगल मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली कोई सेपरेट नहीं है, यानी कि ओनर और बिजनेस सेपरेट नहीं है, दोनों एक हैं। और इसी की वजह से कॉन्सेप्ट निकला अनलिमिटेड लायबिलिटी का, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है ना, तो बिजनेस के ऊपर का कर्जा जो है ना, वो ओनर को ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है। एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एंटिटी, क्योंकि लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ इट्स ओनर, यानी कि उस बिजनेस की अपनी खुद की अलग पहचान नहीं है, अपने ओनर से अलग पहचान नहीं है। ऐसा माना जाएगा कि ये बिजनेस और ओनर एक ही हैं। ठीक है, लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइज। लॉ कहता है मेरे लिए ना दोनों एक हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। क्लियर है, इसी वजह से उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। सेवेंथ क्या, स्मॉल साइज। यार एक जना क्या संभालेगा, कितने लेवल तक लेकर जा सकता है अपने बिजनेस को। उसे और बंदे चाहिए होंगे जो उसकी तरह ही डिसीजन ले सकें, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालकर बिजनेस को बड़ा करा जा सके, है ना। लेकिन क्योंकि सिंगल ओनर है, अब यार वैसे बंदे लेकर आएगा तो ऑफकोर्स और उन्हें ओनर बनाना पड़ेगा ना। बात ही समझ में नहीं आई। तो जहाँ पर बिजनेस को स्केल अप करने के बारे में बात आएगी ना, वो बिजनेस स्केल अप नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये स्मॉल साइज का रह जाता है, छोटे साइज का रह जाता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स ऑपरेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, ये स्मॉल स्केल पे ही ऑपरेट होगा। रीजन, क्योंकि फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन फंड अरेंज करेगा तो लिमिटेशन लग जाती है। टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन ओनली, क्योंकि मैनेजमेंट भी खाली एक ही पर्सन करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता, वो बिजनेस को छोटा ही रख पाएगा। एट्थ है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, सर यहाँ पर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओनर सिंगल है। अगर वो ओनर निकल लिया, ओनर की डेथ हो गई, ओनर इंसेन हो गया, पागल हो गया, ओनर दिवालिया हो गया, यानी कि ओनर के साथ कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बिजनेस आगे नहीं चला सकता, तो उस केस में वो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और नहीं है बिजनेस को चलाने वाला। ठीक है, तो सिंस बिजनेस एंड ओनर, जो बिजनेस और ओनर है आर वन, दोनों एक हैं, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी एक्सेट्रा विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। वो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी, यानी कि मर गया, पागल हो गया, इंसेन हो गया, इंसेनिटी ना, ठीक है, इनकैपेबल है, तो वो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी, तो बिजनेस भी रन नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस दिन बेटा ओनर ने काम करना छोड़ा, उस दिन उसका बिजनेस भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन है। नेक्स्ट देखिए इसके मेरिट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है। सर पहला क्या है, क्विक डिसीजन। यार जाहिर सी बात है,
जब एक बंदा बिजनेस चलाएगा तो वो डिसीजन भी खुद ही लेगा, और क्योंकि उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी तो उसमें उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजन टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, वो खुद ही डिसीजन लेगा। ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम, वो दूसरे से कंसल्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो जल्दी से उसने सोचा अच्छा ये खरीदना है, जनरेटर खरीदना है, खरीद लो। अच्छा इस पार्टी को माल नहीं देना, ठीक है मत बेचो। वो डिसीजन लेगा, बहुत क्विक लेगा, किसी और से कंसल्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सेकंड क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। सर ओनर एक है, बिजनेस छोटे स्केल का है, इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे अपनी इंफॉर्मेशन को किसी और को देना है। जो डिसीजन लेगा वो खुद लेगा, प्लानिंग खुद के दिमाग में चलेगी, किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, जो इन्फॉर्मेशन की सीक्रेट एस्पेक्ट है, यानी कि बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर्स। क्यों ही करेगा सीक्रेट शेयर अदर? यार वो अपना खुद का मालिक है, वो नहीं बताएगा किसी को कि मैं बिजनेस में क्या करने वाला हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, और नो लीगल कंपल्शन भी नहीं है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होती है गवर्नमेंट की साइड से कि भैया आपको अपने अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट, लॉसेस, सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी है, इन सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो पब्लिक को दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी की स्ट्रेंथ होती है वो सामने निकल कर आ जाती है, वीकनेसेस सामने आ जाती है निकल कर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे गवर्नमेंट नहीं बोलती कि तू पब्लिक में बता, ना 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 ना, इससे नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। क्लियर है? थर्ड क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब डायरेक्ट फायदा। कैसे डायरेक्ट फायदा? क्योंकि ओनर एक है, तो उसके एफर्ट्स में और उसके रिवॉर्ड में, उसकी मेहनत में और मेहनत के फायदे में डायरेक्ट रिलेशन है। यार वो अकेला जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, देखो डायरेक्ट रिलेशन का समझना मतलब, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा फायदा भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम मेहनत करेगा फायदा नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। तो यानी कि ज़्यादा मेहनत, अगर तुम्हें ज़्यादा फायदा करना है तो ज़्यादा मेहनत करो, दोनों चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी ना। अगर मेहनत ज़्यादा करनी है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। विच मीन्स इफ द प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट देन प्रॉफिट इंक्रीजेज। अगर प्रोप्राइटर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा दिमाग चलाएगा, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और प्रोप्राइटर को क्या मिलेगी? एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। यानी कि एक प्रोप्राइटर चाहता है कि मुझे अपने बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करना, ज़्यादा इनकम चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा मेहनत करो। क्लियर है? वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो खुद ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगेगा। फोर्थ है क्या? सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। यार मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आप बिना किसी के सपोर्ट से अपने खुद के दम पर, अपने सोलली अकेले किसी टारगेट को पूरा करते हैं, कुछ उखाड़ते हैं ज़िंदगी में? जैसे 10th का अभी रिजल्ट गया है, तो तुमने खुद मेहनत करी थी, तुम वहाँ खड़े होकर चैलेंज ठोक सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना रिजल्ट, वो मेरी अकेले की मेहनत का है। क्लियर है? तो आपको अकम्पलिश्ड फील नहीं होता, आपको ऐसा महान सा फील नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है। ऐसे ही आपका 12th का भी रिजल्ट आएगा, उसके लिए भी आपको जो मेहनत करनी है खुद ही करनी है। भाई एज अ टीचर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ, आपकी जगह पेपर लिख कर तो आ नहीं सकता, आपको कान में जाके बता तो सकता नहीं हूँ। मेहनत आप ही को करनी है, मैं बस आपको राइट डायरेक्शन पे लेकर जा सकता हूँ, आपका काम आसान कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली बेटा चलना तो आपको ही है। क्लियर है या फिर नहीं है? तो जहाँ पर आपने खुद ने कुछ उखाड़ा, जहाँ पर आप खुद की मेहनत पर बिना किसी के सपोर्ट के कुछ उखाड़ते हो ना, तो आपको अकम्पलिश्ड फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि वाकई में मैंने कुछ करा है। ऐसी इस केस में भी होता है। देखो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। यार खुद के लिए जब आप काम करते हो ना, आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। अगर बेटा उसको बिजनेस में सक्सेस मिली तो कितना अच्छा लगेगा, सोच के देखो यार मैंने कितना छोटे से स्टार्ट करा था, मैं तब भी अकेला था, मैं आज भी अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था, आज मैं कितना बड़ा बिजनेस को लेकर गया हूँ अपने दम पर। एक अकम्पलिश फील होगा नहीं होगा, एक प्राउडी मूवमेंट फील होगा नहीं होगा उसको, उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आएगा या फिर नहीं आएगा? आएगा। फिफ्थ क्या है? इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। बताया था ना एडवांटेजेस में, अगर कोई आप लोग भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना,
सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू टेक एनी लीगल परमिशन फ्रॉम एनी अदर बॉडी। ना 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 ना, आप सीधा स्टार्ट करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म, इजी टू फॉर्म है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है। द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन क्लोज द बिजनेस व्हेन एवर ही डिजायर्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। और अगर आपका बिजनेस ना चले, आपको बंद करना है, आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे, आपको यार बिजनेस को बंद कर देता हूँ, तब भी आप बंद कर सकते हो विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। नुकसान क्या है, देखो जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अभी बताया था ना एक ही पर्सन सारी कैपिटल को लेकर आएगा, वही मैनेज भी करेगा, वही कंट्रोल भी करेगा, तो रिसोर्सेज लिमिटेड दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं दे रही? हाँ जी सर, दे रही हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। क्यों है? क्योंकि पैसा भी एक ही इंसान लाएगा तो कितना ही ले आएगा, मैनेज भी एक ही इंसान करेगा तो कितना ही मैनेज कर लेगा, कंट्रोल भी एक ही इंसान करेगा तो क्या क्या चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो जहाँ पर एक ही इंसान को इतने सारे काम करने हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड हुई या फिर बच्चा नहीं हुई? तो इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, जो पैसा आता है वो प्रोप्राइटर खुद ही देगा, ठीक है। देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। सर, एक सिंगल पर्सन की लिमिट होगी खुद की सेविंग्स पर भी, और वो अकेला इंसान कितना ही कर्जा लेगा, कितना ही क्रेडिट लेगा मार्केट से, उस पर लिमिट होती है। इसी वजह से रिसोर्सेज भी क्या होती हैं, लिमिटेड ही होती हैं। सर, लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, मैंने अभी बताया था ना, फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिटेड क्या है, लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस है। अगर बिजनेसमैन में कुछ हो गया, सोल प्रोप्राइटर कुछ हो गया, तो बिजनेस वहीं की वहीं बंद। जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर ने काम करना छोड़ा, वहाँ पर उसके बिजनेस ने भी काम करना छोड़ दिया। तो द सर्वाइवल एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली। सर, जितना भी बिजनेस चलना होता है ना सोल प्रोप्राइटर में, वो एक ही पर्सन पे डिपेंड होता है, ठीक है। इफ द प्रोप्राइटर डाइज, अगर वो मर गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तब बिजनेस में केम टू एन एंड। सर, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। मैंने बोला ना, जहाँ पे वो काम करना छोड़ देगा वहाँ बिजनेस भी काम करना छोड़ देगा। बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर मतलब उसका बिजनेस, सिंपल। क्लियर है? सिंगल ओनर और बिजनेस एक ही है, बात आ गई समझ में? तो जहाँ पे ओनर ने काम करना छोड़ा, वहाँ पे बिजनेस ने भी काम करना छोड़ दिया। थर्ड है बच्चों क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अब देखो ओनर को नुकसान होगा नहीं होगा, यार आपने बिजनेस खोला, बिजनेस के ऊपर कर्जा आ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। यानी कि आपने बिजनेस में डाला, अगर मान के चलो अपनी प्रॉपर्टी में से 10 लाख रुपए, तो वो तो बिजनेस में चला ही जाएगा, साथ के साथ आपको हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेच के 10 लाख और चुकाना पड़े। क्लियर है? तो आप कहोगे यार ये तो बिजनेस मेरे को लूट के ले गया, मैं तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, 10 लाख रुपए और ज़्यादा घाटे में चला गया, यानी कि 20 लाख रुपए चले गए बिजनेस के अंदर। तो द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स इन केस ऑफ हैवी लॉसेस। हैवी लॉसेस के केस में द प्रोप्राइटर विल नॉट लूज ऑल हिज बिजनेस एसेट। सर, वो अपने बिजनेस के एसेट तो खोएगा ही खोएगा, साथ में वो अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच देगा। फोर्थ है क्या, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। मैंने बताया ना, मैनेज भी खुद ही करेगा, तो जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड फील करेगा, यार ये तो चीज़ मेरे को आती ही नहीं, इसे कैसे मैनेज करूँगा। ऐसी बात होती नहीं होती है, अकेला इंसान कितना कुछ कर लेगा। तो द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म all the activities are performed by a single individual. A single individual cannot be expert in all fields. सर, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। It is difficult to find all the skills and expertise in one person. सर, it is very difficult कि वो क्या बोलते हैं, सारी एक्सपर्टीज लेके बैठा हो, सारी स्किल लेके बैठा हो। भाई आप भी देखते हो ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो है 3 या 4 सब्जेक्ट में ही अच्छा होता है, 1 या 2 सब्जेक्ट उसके वीक होते हैं। आप आगे जाओगे, आप वो सबसे सब्जेक्ट चूज करोगे पढ़ने के लिए जिसमें आप सबसे अच्छा काम करते हो, वो स्पेशलाइजेशन है आपकी। ऐसे ही सर बिजनेस में भी होता है, एक मैनेजर एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन स्किल लेकर बैठा होता है, वो सारी चीज़ों में उसको पता भी नहीं होता कि ये काम कैसे होगा। मान के चलो अगर मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे पता ही नहीं है टेक का काम कैसे होगा, तो मैं क्या उस काम को मैनेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्लियर है? तो मेरे आगे रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो वो भी एक इसका एक नुकसान है, वो भी इसका एक नुकसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, आइए देखते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो आप लोगों को पता होता है ना, हमारे जो हिंदू धर्म में क्या होता है बच्चों कि फैमिलीज होती हैं कि दादाजी, हमारे पापा, उनके बेटे और हमारे पापा के बेटे, हम लोग साथ में एक फैमिली के अंदर रहते हैं, ठीक है।
हो सकता है हमारे पापा का कोई भाई हो, यानी कि हमारे चाचा या ताऊ जी, ऐसी उनका कोई बेटा हो, तो हम लोग ऐसी पूरी अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं या फिर नहीं रहते? हाँ जी सर, रहते हैं। यानी कि हमारे दादा, हमारी दादी, मम्मी, पापा, ताई, ताऊ जी, चाचा, चाची, उनके बच्चे, हम लोग सब एक साथ एक फैमिली के अंदर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और जहाँ पर एक बिजनेस ये फैमिली कैरी ऑन करे, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस बिजनेस को कैरी ऑन करे, तो उस बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी कि द बिजनेस विच इज कैरीड ऑन एंड ओन्ड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि उसमें हिस्सेदारी दादा की भी है, दादी की भी है, चाचा की भी है, ताऊ जी की भी है, पापा की भी है, हम बच्चों की भी है, सबकी उसमें हिस्सेदारी है, हम सभी उसके एक तरीके से ओनर हैं। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? हम लोग देखते हैं ना जाकर, अगर किसी बच्चे का होगा भी तो ऑफिस में दादा भी चले जाएंगे, कभी पापा भी चले जाएंगे, ताऊ जी, चाचा, हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, और सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, सबको वो मालिक वाला ट्रीटमेंट मिलता है फिर नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। तो वही होता है बच्चों, क्या? हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अच्छा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न कौन करता है? हिंदू लॉ, मैंने बताया था ना। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में दिया गया है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। सर ये तो राजा महाराजाओं के टाइम पे चला हुआ आ रहा है। अगर कोई बिजनेस था, मान के चलो हमारे दादा ने स्टार्ट करा तो हमारे पापा ने बाद में संभाला, पापा चले गए तो हम लोगों ने संभाला, हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे संभालेंगे। यानी कि द बिजनेस विच इज कंटिन्यूड विद इन द फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बीच में चलता रहेगा, फैमिली के बीच में चलता रहेगा। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज अ बर्थ एट अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर इस बिजनेस का मेंबर बनना है तो आपको उस बिजनेसमैन की, उस बिजनेस फैमिली के अंदर जन्म लेना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन जाओगे। मान के चलो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे पापा वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, तो मैं मेंबर कैसे बना? सीधी बात है यार, मैं उस फैमिली में पैदा हुआ तो मैं उसका मेंबर बन गया, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबरशिप अगर चाहिए इस बिजनेस की, इस बिजनेस का पार्ट बनना है, तो आपको फैमिली का पार्ट बनना पड़ेगा। फैमिली का पार्ट आप कैसे बनेंगे? बाय द बर्थ, पैदा होना पड़ेगा। एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द फैमिली। और सर 3 सक्सेसिव जनरेशन ही फैमिली में मेंबर रह सकती हैं। कहने का मतलब, मान के चलो हमारे दादाजी पहली जनरेशन, हमारे दादाजी पहली जनरेशन, पापा, चाचा, ताऊ जी दूसरी जनरेशन, और हम लोग यानी कि वी द चिल्ड्रन, हम लोग तीसरी जनरेशन। तो मैक्सिमम 3 जनरेशन रह सकती हैं। अगर मान के चलो हमारे भी बच्चे होने लगे, बेबी हमारा भी कोई बच्चा हो गया, तो जब तक दादाजी जिंदा है ये फैमिली का पार्ट, मतलब ये बिजनेस का, फैमिली का तो ऑफ कोर्स पार्ट है यार, मैंने क्या बोल दिया, बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। बिजनेस में बोला जाता है 3 जनरेशन ही एक टाइम पर क्या रह सकती है? ओनर रह सकती है, मेंबर रह सकती है, ठीक है। तो इस बेबी को अगर बिजनेस के अंदर एंटर होना है तो हमारे दादाजी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बात आगे समझ में? यहाँ पे नहीं आई तो ठीक है। मेंबर कितने मैक्सिमम जनरेशन रह सकती हैं? 3 सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि दादाजी के बाद पापा जी के बाद हम। ऐसा नहीं हमें बीच में से हटा के इसको मेंबर बना दिया, नहीं, ये नहीं बन सकता। हमें बीच में से हटा के इसे मेंबर नहीं बना सकते। सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक आने वाली 3 जनरेशन। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। सर हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? दादाजी। तो दादाजी कौन हुए? कर्ता। जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वही बिजनेस को कंट्रोल करेगा, और वही क्या बोला जाएगा? कर्ता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कर्ता बोला जाएगा। All the members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as a co-partner. What do you mean by the ancestor? Ancestor मतलब पूर्वज। अब मेरे को एक बात बताओ, पापा, चाचा, ताऊ जी को प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से, यानी कि दादाजी से मिली। हमें प्रॉपर्टी कहाँ से मिली? दादाजी से और पापा, चाचा, ताऊ जी से मिली। हमारे बच्चों को हम लोगों से जाएगी। तो प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? हमारे पूर्वजों से आ रही है या फिर नहीं आ रही? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो, इक्वल ओनरशिप राइट होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, मान के चलो दादाजी 1, 3 ये लोग और 4 बच्चे होंगे सपोज कर लो, तो 7 और 1 8, यानी कि 8 मेंबर्स होंगे। तो बिजनेस का जो डिवीजन होगा ना वो इक्वल होगा 8 लोगों में। क्लियर है? एंड
दे आर नोन एज अ को पार्टनर्स, यानी कि बच्चों जो दादाजी हुए वो तो कर्ता हुए, और जो पापा चाचा ताऊ जी और हम बच्चे लोग हुए वो क्या हुए बच्चों, को पार्टनर्स हुए। कौन हुए, को पार्टनर्स। स्पेलिंग देख लेना एक बार, क्या हुआ बच्चों, को पार्टनर्स हुए। क्लियर है या फिर नहीं है? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स। सर इसके फीचर्स क्या होते हैं? सर फॉर्मेशन देखो कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करा जाता है, फॉर्म कैसे करा जाता है। फॉर अ जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। सर कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। अगर अकेला स्टार्ट करेगा ना तो सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में आ जाएगा। 2 जने स्टार्ट कर रहे हैं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाएगा अगर वो दोनों फैमिली से हैं तो, यानी कि 2 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए इन द फैमिली। कम से कम फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, यानी कि पापा ताऊ जी भी होंगे तब भी चल जाएगा, दादाजी के कोई भैया होंगे तब भी चल जाएगा, दादाजी पापा होंगे तब भी चल जाएगा, दादा ताऊ जी होंगे तब भी चल जाएगा। क्लियर है? कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, फैमिली के होने चाहिए। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। सर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? कहने का मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि पूर्वजों से मिली थी उस प्रॉपर्टी का यूज करके वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एग्रीमेंट एज अ मेंबरशिप इज बाय बर्थ। सर एग्रीमेंट क्या ही होना है, देखो साफ साफ गिवन है, सारे मेंबर्स का ओनरशिप का राइट इक्वल है, तो कोई वो ही नहीं चाहिए, मेंबरशिप नहीं चाहिए, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए। पैदा हो गए ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे, तो क्या स्पेशली कोई एग्रीमेंट चाहिए उसके लिए? नहीं चाहिए, तो इसमें एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। सेकंड है क्या बच्चों, लायबिलिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। यानी कि कल को बिजनेस के ऊपर कोई भी डेट आ गया, कर्जा आ गया, तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, लेकिन को पार्टनर्स अदर मेंबर्स अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। यानी कि दादाजी जो कि कर्ता थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस का कर्जा चुकाएंगे, लेकिन पापा ताऊ जी चाचा और हम लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। क्लियर है? तो लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी। यानी कि भाई हमें अपने शेयर तक, मतलब जो हमारा शेयर था ना बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी थी उतना तो हम लोगों का चला जाएगा, हम लोगों को अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। क्लियर है? और कर्ता की लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है। द कर्ता हाउएवर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। दादाजी की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पापा चाचा ताऊ जी हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों का जितना बिजनेस में हिस्सा था ना, जितना बिजनेस में हिस्सा था खाली उतने तक ही खतरा है। दादाजी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी इस बिजनेस का कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो गलत बात है, मैं तो अब कर्ता नहीं बनूंगा। बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर दादाजी की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक रही है तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉपर्टी नहीं जा रही, क्योंकि अगर दादाजी स्वर्ग सुधारेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली हम ही लोगों को मिलनी या फिर नहीं मिलनी। तो अगर बिजनेस के ऊपर कर्जा हो गया और दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस से कर्जा चुकाया, तो दादाजी की पर्सनल प्रॉपर्टी जा रही है, इसका मतलब हम लोगों की भी एक तरीके से पर्सनल प्रॉपर्टी जा रही है, जो कि फ्यूचर में पर्सनल हो सकती थी। तो दादाजी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ज़्यादा खुश मत हो, अल्टीमेटली तुम्हारी ही प्रॉपर्टी जा रही है, तो फ्यूचर में तुम्हारी हो सकती थी। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आ गई? कितना स्मार्टली लॉ को बनाया गया है। थर्ड है बच्चों क्या, कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद कर्ता। बेटा कर्ता ही बिजनेस को कंट्रोल करेगा, ही टेक्स ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन भी वही लेगा, एंड इज ऑथराइज टू मैनेज द बिजनेस। वही OCM ओन्ड भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, मैनेज भी करेगा, कौन? कर्ता। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। कर्ता जो डिसीजन लेगा सारे मेंबर्स उस डिसीजन से बाउंड रहेंगे। क्लियर बात है या नहीं है? मना नहीं कर सकते, बाउंड रहेंगे। कर्ता ने बोला कि हम ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों को 20% लॉस होने के चांसेस है, यानी कि रिस्क है, तो वो रिस्क सारे मेंबर्स पर होगा, सारे मेंबर्स उस रिस्क से बाउंड है। तो कर्ता जो डिसीजन लेगा सारे मेंबर्स को मानना पड़ेगा, वो सारे बाउंड है। जो खतरा कर्ता उठाएगा वही खतरा सारे मेंबर्स भी उठाएंगे। फोर्थ है कॉन्टिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। कर्ता के जाने के बाद भी बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि अदर मेंबर्स है ना, अदर ओनर्स है या नहीं थे, पापा चाचा ताऊ जी है ना चलाने को बिजनेस, वो चलाएंगे। एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता। जो कर्ता के बाद का बड़ा मेंबर होगा, यानी कि उम्र के हिसाब से देखा जाएगा
सबसे बड़ा इंसान कर्ता बना दो उसे, सबसे बड़ा इंसान दादाजी कर्ता बना दो। दादाजी के बाद बड़ा कौन, हमारे ताऊ जी, तो अगला मेंबर कौन बनेगा, अगला कर्ता कौन बनेगा, ताऊ जी बनेंगे। क्लियर है, लिविंग द बिजनेस स्टेबल, और ऐसे करके बिजनेस स्टेबल रहेगा। दादाजी गए, किसने संभाला, ताऊ जी ने संभाला। ठीक है, क्लियर बात है, ताऊ जी जाएंगे, कौन संभालेगा, पापा जी संभालेंगे। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, और बिजनेस बंद भी हो सकता है जहाँ पर कंसेंट चाहिए, पापा चाचा ताऊ जी, और हम लोग भी अगर 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो हम लोगों की भी कंसेंट लगेगी। यानी कि अगर हम रेडी हो गए कि ठीक है यार तुम लोगों में नहीं बन रही, एक काम करो अलग अलग कर दो, यानी कि इस बिजनेस को बंद करो, अपनी अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो उस केस में बिजनेस बंद करा जा सकता है। क्या चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि एक दूसरे की सहमति चाहिए, सब सहमत होने चाहिए। फिफ्थ है क्या, माइनर मेंबर। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। हाँ, माइनर भी यानी कि 18 साल से कम का व्यक्ति भी इस मेंबर के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मेंबर बन सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, भी बताया, जैसे ही वो पैदा होगा वो तभी से मेंबर था, ये हिंदू लॉ बोलता है। ठीक है, तो मेंबर था तो था, उसके पैदा होते ही मेंबर बन गया, इसका मतलब 18 साल से कम है वो तब भी मेंबर माना जाएगा, तब भी मेंबर माना जाएगा। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही फ़ायदे भरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बच्चों आपको ये जो पीपीटीज हैं जिससे कि आप लोग पढ़े हो, ये पीपीटीज आप लोगों को आपके अपने साइंस एंड फन के ऐप पर मिल जाएंगी। ये फ्री कंटेंट है आप लोगों को, जो आपको ऐप पर मिलेगा, बस आपको अपना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऐप पर, जो भी फ़ोन नंबर और ओटीपी के साथ होता है, और आप इन पीपीटीज़ को जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इन पीपीटीज़ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इससे आप लोगों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके इसको शेयर करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो बच्चों तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।